नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आपका अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग इंडिया पर मैं दिग्विजय स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 और 13 पर बेस्ड है। फटाफट हम लोग आ जाते हैं। आर्टिकल 12 क्या है मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो आर्टिकल 12 जो है ये क्या बताता है, मौलिक अधिकारों की परिधि को समझाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत एक राज्य आता है। अब राज्य कैसे आता है, देखिए परिधि बताता है, ठीक है, किसकी बताता है, मौलिक अधिकारों की। ये मौलिक अधिकार किससे प्राप्त होते हैं, किसी देश के लोगों की। अब वो लोग जो हैं वो एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक राज्य कहलाता है। अब चूंकि देश को क्या कहा गया है, पॉलिटी में देश नहीं कहा जाता, पॉलिटी में राज्य कहा जाता है। आप समझ रहे हैं। तो संवैधानिक भाषा में राज्य शब्द को परिभाषित करता है अनुच्छेद 12। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और हाँ, ये राज्य शब्द आप अपने स्टेट के लिए मत यूज कीजिएगा, यहाँ पर वहाँ प्रांत कहा जाता है, प्रोविंस होता है, आगे आएगा कहीं तो मैं डिस्कस करूँगा। क्लियर है। अब कैसे शामिल किया गया है, राज्य के अंतर्गत किस किस को लाया गया है, उन सभी संस्था या प्राधिकरणों को राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है जिनके पास विधि, आदेश या अधिसूचना, तीन चीजें जो है जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, उनको राज्य के अंतर्गत लाया जाता है। अब ये सर थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिए। तो देखिए, संघ सरकार के पास आप चलिए सबसे ऊपर, तो वहाँ पर क्या है, संसद है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन लोगों के पास क्या है, आदेश या अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसी तरह आप प्रांत में आ जाइए, अपने उत्तर प्रदेश में देखिए, राज्य विधानमंडल जो होते हैं, तो इसमें क्या है, विधानसभा है और विधान परिषद है। ठीक है, जहाँ एमएलए वगैरह होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर इसके बाद और थोड़ा आइए तो नगर पंचायतें होती हैं, जिला और तालुका बोर्ड होते हैं, स्थानीय स्वशासन आता है। स्थानीय स्वशासन आप लोग आर्टिकल 243 पढ़ेंगे, ए से के तक, जेड तक जो है। तो वहाँ पर आप देखेंगे स्थानीय स्वशासन, जैसे हम लोगों के गांव में ग्राम प्रधान के पास भी आदेश या अधिसूचना जारी करने की शक्ति है। ठीक है, एक और फैक्ट नोट करिए, इसमें उन प्राइवेट संस्थानों को भी शामिल किया गया है जो सरकार से वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्राप्त करते हैं, उनको भी आदेश या अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्लियर। तो ये आर्टिकल 12 है, मेनली ये राज्य को परिभाषित करता है। मुझे लगता है अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आर्टिकल 13 पे बात करते हैं। ये क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी कोई भी विधि या कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है उसको सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है। कैसे, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। मूल अधिकारों से असंगत विधियों की बात करता है, तो आर्टिकल 30 का फर्स्ट है, ये क्या कहता है कि ऐसी कोई भी विधि जो संविधान लागू होने से पूर्व की है और वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है। फिर इसमें आता है आर्टिकल 13(2). इसमें 13(2) में क्या कहता है कि ऐसी कोई भी विधि जो संविधान लागू होने के बाद की है, अगर उससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है। इसका अपवाद है। क्या है इसका एक्सेप्शन, बस यहीं से सवाल बनते हैं। अपवाद ये है कि संविधान का संशोधन है, 24वां संविधान संशोधन 1971, मीन्स 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये अनुच्छेद 13(4) में है। अभी 13(3) मैंने नहीं बताया, 13(4) बता रहा हूँ। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 368 के तहत बनाई गई विधि, विधि मतलब कानून, कानून कैसे बनेगा, संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन संबंधित विधेयक के लिए है अनुच्छेद 368। कहा गया है कि इसके तहत बनाया गया कोई भी विधि या कानून उसको सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित नहीं कर सकता है। तो ये 13 का अपवाद है, समझ गए। ठीक है।
अब 13(3) पे आ जाते हैं। 13(3) क्या कहता है? 13(3) क्या कहता है? 13(3) विधि शब्द को परिभाषित करता है। यानी क्या है विधि शब्द? तो देखिए, सबसे पहली बात, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून विधि माना जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा कोई भी निकाला गया आदेश, यानी अध्यादेश निकालते हैं लोग, आदेश नहीं, अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस होता है, वो भी क्या है? वो भी एक विधि मानी जाएगी। तीसरा, एक और, कोई भी परंपरा या रीति रिवाज जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा वह भी विधि है। समझ रहे हैं आप? कोई भी परंपरा या रीति रिवाज जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है वह भी विधि है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसको भी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर शून्य घोषित कर सकता है। आपको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मौलिक अधिकारों में भी क्या संशोधन हो सकता है? फंडामेंटल राइट्स में क्या संशोधन हो सकता है? ऐसा पहले नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि एक केस है, बड़ा चर्चित है पॉलिटी में, आप अगर पॉलिटी उसके बिना अधूरी आप कह सकते हो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 1973, 24 अप्रैल 1973 की बात है। अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच है। 13 जजों ने इस पर बैठक की थी, इसमें मतलब भाग लिया था। इसमें AK सेठी साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे। ये सब छोटी सी जानकारी है, मैं आगे इसको केशवानंद भारती पर एक अलग वीडियो बना दूंगा छोटा सा। तो इसमें संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया है, यही आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत आता है। कहा गया कि संविधान में संशोधन का अधिकार किसने दिया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाल, 24 अप्रैल 1973 के केस। समझ गए आप? 13(3) के अंतर्गत है, संविधान में मूल अधिकारों में संशोधन हो सकते। अब इसी अगर हम केशवानंद भारती पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसको बाद में बताएंगे। इसमें कई सारे उपबंध दिए गए हैं। तो ये आपका आर्टिकल 13 हो गया। तो आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ये बात आप समझ गए हैं? यही मेरा बताने का उद्देश्य था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब समता का अधिकार यानी राइट ऑफ इक्विटी पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।